नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम अफेयर्स दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग इस प्रिपेयर थ्रू न्यूज़पेपर सीरीज़ में न्यूज़पेपर्स के थ्रू जनरल स्टडीज़ एवं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको ब्रीफ में समझ रहे हैं और उससे जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स को कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स था, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट्स कर दिया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म पोजीशंस को। उसके बाद बिहार इलेक्शन अभी ख़त्म हुआ है, तो बिहार के वेलफेयर स्कीम्स वगैरह की बात चल रही है, जैसे हर घर बिजली योजना, हर घर नल का जल, बालिका पोषक योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद देसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, तो इसको देख लेंगे। पहले जैसे क्रिस्पर कैस 9 और 12 चलता था ना, तो अभी एक नया आ गया है, तो हम लोग इसको भी डिटेल में देख लेंगे। और इसमें कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात की गई है, जैसे कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ओडिशा, ठीक है। फिर और भी इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी देख लेंगे, ठीक है। फिर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की भी बात हुई है, थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसरो ने अपना CE-20 इंजन चेक करा है, टेस्ट करा है, तो इसको भी एक बार देखेंगे, ठीक है। और भी है, जैसे कि आज एक मतलब तीन चार दिन से ये लगातार न्यूज़पेपर में बना हुआ है, तो इसको हम लोग ना डिटेल्स में देख लेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन गवर्नर्स टाइमलाइन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को 21 नवंबर को देना था रिस्पॉन्स, तो उसी के बेसिस पे है। तो ये देखो, ये द हिंदू में सिर्फ 3 आर्टिकल्स दिया हुआ है बड़ा बड़ा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे, इसमें सारे आर्टिकल्स को जो जो मेंशन हो रहे हैं ना, उन सबको करते हुए इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आज हमारे लिस्ट में। उसके बाद ना एशिया के बहुत सारे एशिया के वर्ल्ड के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की बात चल रही है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G7, G2, फिर इधर ब्रिक्स है, ठीक है। फिर एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, एशियान, आरसेप है, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेलफेयर स्कीम्स को। देखो, हर घर बिजली योजना आई थी, ठीक है। ये बिहार गवर्नमेंट का 7 निश्चय प्रोग्राम जो 2016 में लॉन्च हुआ था, उसी के अंदर ये एक स्कीम है, जिसके अंदर यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन की बात चल रही है, कि हर घर को बिजली देंगे, ठीक है। बाद बाकी इसमें कुछ हाँ, तो ये जानना है कि स्टेट्स के डिस्कम्स कंपनी जो होती है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाला, ठीक है, उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। और ये एक सेंट्रल का भी स्कीम है, सौभाग्य स्कीम 2017 में लॉन्च हुआ था। देखो, बिहार ने लॉन्च किया 2016 में, सेंट्रल ने लॉन्च किया 2017 में। उसी तरह हर घर नल जल देखोगे, ये बिहार लॉन्च किया 2016 में, सेंट्रल लॉन्च कर देगा 2019 में। तो बिहार कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स और स्कीम्स के मामले में सेंटर को हमेशा गाइड करते रहता है, ठीक है। तो देखो, हाँ, ठीक है। फिर सौभाग्य स्कीम आ गया, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। ये 2017 में आई थी, इसका भी सेम एम है, ठीक है। नोडल एजेंसी इसकी जो है REC है, जो फोकस करती है रूरल प्लस अर्बन पुअर हाउस होल्ड पे, ठीक है। हाँ, अब 2019-20 में इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि टारगेट्स इसके अचीव कर लिए गए थे, ठीक है। हर घर नल का जल बिहार 7 निश्चय 1 में आया था 2016 में, ठीक है। अब देखो, ये 2016 से कब तक रहा, 2021 तक, 5 साल के लिए था। फिर अब 7 निश्चय 2 आ रहा है, ठीक है। ये कब तक रहेगा, 21 से लेके 26 तक, ठीक है। फिर अब 26 में आएगा। तो इसमें पाइप पोर्टेबल वाटर की बात करी गई थी एवरी रूरल हाउस होल्ड में, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था, रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, फोकस ऑन क्वालिटी रेगुलरिटी, ठीक है। जल जीवन मिशन सेंट्रल है, 2019 में आया था। वही फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने की बात करी गई थी 2024 तक सब में, और इसमें अच्छा खासा दिया भी गया है, ठीक है।
85 करोड़ लोगों तक अप्रॉक्स पहुंचा ही है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये बिहार का ही है। ये 2016 के अंदर ही लॉन्च हुआ था। ये एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को 20 से 25 साल के जो होते हैं उनको 1000 पर मंथ अप टू 2 इयर्स देने की बात चलता है, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अभी मोस्ट डिबेटेड रहा है। ये 2000 मतलब ये 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मतलब इसको दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें 10,000 रुपए दिए गए हैं और फ्यू लाख्स तक देने की बात चल रही है माइक्रो इंटरप्रेन्योरशिप वुमेन में प्रमोट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो वे वुमेन ग्रुप्स जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, लाइवलीहुड मिशन है जैसे कि जीविका वगैरह, ठीक है, उसके थ्रू इसको दिया जा रहा है बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना जो है ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब 2010 से तो अप्रॉक्स 11 से चल ही रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स मतलब एजुकेशन में रिफॉर्म्स ले आने के लिए फ्री यूनिफॉर्म्स दिया जाता था पर्टिकुलरली गर्ल स्टूडेंट को, बाद में इसको बॉयज़ पे भी कर दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग जो देख रहे थे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को समझना है। तो देखो डीएनए जो होता है ना, बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा जीन का या डीएनए का, ठीक है। तो डीएनए जो होता है ना ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है जिसके बेस प्रोटीन्स जो कुछ होते हैं जैसे एडीनाइन है, थियामाइन है, गुआनाइन है और सिस्टोसाइन है, ठीक है। तो अब इसमें जो पेयरिंग रूल होता है ना, ए टी और जी सी होता है, ठीक है, याद रखना। ए टी से पेयर बनाता है, जी सी से पेयर बनाता है। एग्जाम में उल्टा पूछ लेता है, ए जी कर देगा या फिर टी सी कर देगा, ठीक है, कुछ तो कर देगा, पूछ लेगा। तो ए टी जी सी याद रखना, ठीक है, ए टी जी सी। अब देखो ये ठीक है, जीन क्या है, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए है कोडिंग फॉर अ फंक्शनल प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोटीन आरएनए वगैरह होता है। जीनोम क्या है, कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, उसको जीनोम कहते हैं, ठीक है। इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिनो इंडी जेनोम इंडी जेनोम, ठीक है, इंडीजेन प्रोजेक्ट है, इसमें जीनोम मैपिंग की बात कर रही है। तो ठीक है, इसमें कोडॉन अगर देखोगे तो ट्रिपलेट ऑफ बेसिस होते हैं कोडिंग फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन समझ रहे हो ना कि इंफॉर्मेशन का, तो डीएनए से एमआरएनए होता है, ठीक है। और ट्रांसलेशन कैसे होता है, एमआरएनए से प्रोटीन, ठीक है, और ये राइबोसोम लेवल पे। तो ट्रांसक्रिप्शन याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू एमआरएनए होता है और ट्रांसलेशन जो होता है एमआरएनए से प्रोटीन में होता है, ठीक है। अब जीन एडिटिंग करना क्यों है क्या ये बेसिकली पहले, तो जीन एडिटिंग में करते क्या है हम लोग कि टारगेटेड एडिशन करते हैं या डिलीशन करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक प्लांट है, ठीक है, उसके उसमें कोई पर्टिकुलर माइक्रोब का अटैक हो रहा है बार बार, ठीक है। तो वो माइक्रोब जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस लिए उस प्लांट में आ रहा है, तो पता चलता है कि इसमें स्वीटनेस कोई मतलब कोई जीन है जो स्वीटनेस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और उसी को खाने आता है, और जिसके वजह से इसका बल्ब वगैरह भी या फिर फ्रूट वगैरह भी खा जाता है। तो हम एडिटिंग करके अगर इसके स्वीटनेस वाले को हटा के थोड़ा सा इसको बिटरनेस में कर देंगे, ठीक है, तो ये माइक्रोब अटैक बंद हो जाएगा, इसका फ्रूट बचा रहेगा और ग्रोथ हो सकेगा बढ़िया से और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर सकेगा। तो इसलिए इसमें एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन जीन एडिटिंग में करते हैं, ये ह्यूमन में भी होता है, ठीक है, मतलब ये कोई प्लांट तक स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इसमें प्रोग्रामेबल न्यूक्लियेज होते हैं जो कि डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक साइट्स पे, ठीक है। इससे इम्प्रूव्ड क्रॉप्स, डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज, जीन थेरेपीज वगैरह होता है, ठीक है। तो मेजर जीन एडिटिंग टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो 3 है मेजर, एक जेडएफएन है, एक TALENS है, एक क्रिस्पर है, CRISPR, क्रिस्पर कैस सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक कैंची की तरह होता है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस। फर्स्ट जनरेशन था ये इंजीनियर्ड न्यूक्लियस फॉर एडिटिंग, ठीक है, ये पहले पहले आया था। उसके बाद टैलेंट जो है ये प्रोटीन डीएनए इंट्रैक्शन करता है बेस्ट ऑफ कस्टम न्यूक्लियस फॉर टारगेटेड कट्स, ठीक है, मतलब इंट्रैक्शन प्रोटीन और डीएनए का इंट्रैक्शन करवाता है पर्टिकुलरली जहां टारगेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद एकदम लेटेस्ट और एडवांस सिस्टम आया था क्रिस्पर कैस। ये आरएनए गाइडेड बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम होता है। इसमें आप सुने होंगे जैसे कि आप वो कहते हो ना कि जीबी बीटी सॉरी बीटी कॉटन,
बीटी मस्टर्ड, ये बीटी क्या है, एक बैक्टीरिया थर्मोलस करके होता है वो है, ठीक है। तो बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम से करता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्रिस्पर के और भी जो वेरिएंट है उसको देख लेते हैं। तो दो मेजर है, क्रिस्पर कैस 9 और क्रिस्पर कैस 12। तो ये इसका क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेक्टेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। ये बैक्टीरियल डीएनए है। कैस 9 का क्रिस्पर एसोसिएटेड एसोसिएटेड न्यूक्लियेज 9, जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें गाइडेड आरएनए होते हैं जो डायरेक्ट करता है कैस 9 को टारगेट डीएनए सीक्वेंस तक, ठीक है। फिर ठीक है, और सब चीज़ इसमें जानने का नहीं है, बस एडवांटेज है कि चीप है, इजी है, हाईली प्रोग्रामेबल है वगैरह। कैस 12 क्या है, अनदर क्रिस्पर न्यूक्लियेज है विद डिफरेंट पीएएम रिक्वायरमेंट फ्रॉम कैस 9। अब जैसे देखो यहाँ हम लोग जो डाल रहे थे ना जी आर एन ए को, ठीक है, कैस 9 के थ्रू, तो इसमें अब दूसरा आर एन ए डाल के भेजेंगे, मतलब उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये यूजफुल होता है पॉइंट इन केयर टेस्ट वगैरह में, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए पैथोजेंस या जेनेटिक वेरिएंट्स को। जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिजम्स था नॉर्मली, ठीक है, या फिर इवन प्लांट भी ले लो, जब इसमें वेरिएशन आया ना तो वो किस जीन के वजह से वेरिएशन आया है वो सबको करने के लिए। अब नेक्स्ट जेन एडिटिंग की बात करेंगे, पर्टिकुलरली अभी के समय वाला, मतलब ये नहीं, क्रिस्पर कैस अभी भी हाईली रिलेवेंट है, लेकिन अब ये थोड़ा सा एडवांस है। तो ये जो है बेस एडिटिंग क्या होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट्स वन बेस पेयर टू अनदर, जैसे सी को टी से कर देगा, ठीक है, या फिर एटीजीसी जो हम लोग पढ़े थे ना, एटीजीसी, ठीक है। अब देख रहे हो ये टी को या सी को टी से रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है। प्राइम एडिटिंग क्या करता है, ये कैस 9 निकेज यूज करता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करता है, ठीक है, टू राइट न्यू डीएनए सीक्वेंस। एडवांटेज मोर प्रेसाइज है वगैरह। अब एक नया अपना आईसीएआर कटक ओडिशा बनाया है, टीएनपीबी बेस जीन एडिटिंग, ठीक है। ये एंशियंट न्यूक्लियस है बेसिकली, टीएनबीपी बिलीव टू बी इवोल्यूशनरी एंसेस्टर ऑफ कैस 9 प्रोटीन्स। अब यही कैस प्रोटीन्स जो है ना, इसी का प्रीडेसेसर जाना जाता है टीएनबीपी को, ठीक है। ये कटक वाले जो साइंटिस्ट है ये टीएनबीपी बेस्ड एडिटिंग टूल डेवलप करे हैं। ये ज़्यादा स्मॉलर और कम्पैक्ट है, ठीक है, देन कैस 9, तो इसलिए ये सेल में आसानी से जा सकता है। अब आपको मैं एग्जांपल के लिए वो आर्टिकल मैंने पढ़ा कि सपोज करो कैस 9 अगर 4000 यूनिट का है ना, ठीक है, मतलब यूनिट उस टर्म में मान लो, तो ये 1200 यूनिट का है, ठीक है। अब तुम समझ रहे हो कितना, मान लो एमएम में मान लो 4000 म्यूक्रॉन या 400 म्यूक्रॉन का है ना, तो ये 1200 म्यूक्रॉन का है, बहुत छोटा ये, ठीक है। तो ज़्यादा प्रिसीजन इससे इंश्योर कर सकते हैं लोग। और कैस 9 के थ्रू क्या हो रहा था ना कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है और ब्रॉड इंस्टीट्यूट कुछ कुछ हैं, उनका इस पे ना पेटेंट है, ठीक है। तो वो इंडिया को ना कमर्शियल लेवल पे इसको यूज करने के लिए दे नहीं रहे थे कैस 9 को, ठीक है। ऐसे एजुकेशनल पर्पस पे वो लोग दे रहे थे, लेकिन कमर्शियल पर्पस पे नहीं दे रहे थे। तो इसलिए इंडियन साइंटिस्ट बहुत दिन से लगे हुए थे कि इसको अपना बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ कुछ टेक्नोलॉजी थी, सॉरी, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके बारे में पूछता है एग्जामिनेशंस में, मैच द फॉलोइंग या फिर लोकेशन में, तो थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आईसीएआर है, सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट, कहाँ है, कटक ओडिशा। ये राइस पे रिसर्च करता है, जीन एडिटिंग इन राइस करता है, ठीक है। फिर एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में, ये नेशनल प्रीमियर एग्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग करवाता है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च आईआईआरआर हैदराबाद तेलंगाना में है, राइस इंप्रूवमेंट वेराइटीज क्रॉप मैनेजमेंट पे काम करता है। अब आईसीआर के अंदर ही आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये हैदराबाद में है, मिलेट पे काम करता है। अब ये सब आईसीएआर के अंदर ही आएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेट एंड बार्ले रिसर्च करनाल हरियाणा में है। सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में है, केरला में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ओडिशा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी दिल्ली में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है।
फिर नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस बेंगलुरु कर्नाटका में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क जो है ट्रॉम्बे मुंबई में है। याद रखिएगा, पूछता है, न्यूक्लियर साइंस रिएक्टर्स एंड रेडियो आइसोटोप से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में है, यहाँ एक पावर प्लांट भी है। ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में है, लॉन्च व्हीकल डिजाइन करता है। यूएल राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु में है। सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद तेलंगाना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ है, याद रखना है। अब हम लोग एक आर्टिकल देखे थे एएमआर वाला, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो इसमें होता क्या है कि हम लोग जब रेगुलर बेसिस पे एक दो टर्म आपने साइंस में पढ़ा होगा, एडेप्टेशन और एक्लाइमेटाइजेशन। ठीक है, एक्लाइमेटाइजेशन शॉर्ट टर्म का होता है, जैसे आप नहाने गए ठंडी के दिन में, पहला बार जग से पानी डालोगे तो ठंडा लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे बाद वो नॉर्मल हो जाता है। या फिर जब हम लोग गर्मी के दिन में बाहर से आते हैं घरों में तो बहुत गर्म लगती है, थोड़ी देर रुक जाते हैं 5-10 मिनट तो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्लेमाइटाइजेशन। और एडेप्टेशन क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, 50-100 साल 1000 साल वगैरह वगैरह। जैसे कहते नहीं कि ह्यूमन में भी क्या था, टेल हुआ करता था, वो टेल कहाँ गया, गायब हो गया, हम लोग अडॉप्ट कर गए सरफेस पे रहने के लिए, सोने वगैरह के लिए। जैसे पोलर बियर होता है, ठीक है, तो वो वाइट होता है, उसका वाइट कलर कहाँ से है, एडेप्टेशन हो गया, वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मिटिगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया भी जो होते हैं ना, इनको दवा खिला खिला के हम लोग ना इनमें रेजिस्टेंस ले आती हैं, ये लोग इसको भी सीख गए हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कोविड-19 वैक्सीन जब आई थी तो उस समय बात चल रहा था कि ये लोग एएमआर डेवलप कर ले रहा है और न्यू वेरिएंट ले आ रहा है। ठीक है, वो जो वायरस होते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग इसको इतना दवा खिला रहे हैं ना, इससे रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले रहा है और वो नए वेराइटी लेके आ जा रहा है, लेकिन वो चीज़ खत्म नहीं हो रहा है। तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इसलिए इस पे बहुत सारा आर्टिकल्स आते रहता है। ठीक है, तो इसका बेसिस क्या है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू एंटीमाइक्रोब्स, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स, एंटीपारासिटिक्स। ठीक है, ये सब हम लोग वैसे भी मेडिसिन खाते हैं, अभी सर्दी खांसी हो रही है, मुझे भी हुई थी, तो क्या खा लिए, एंटीबायोटिक खा लिए। ठीक है, तो अब एंटीबायोटिक्स ये खा लिए, ठीक है, इससे वो खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे इस एंटीबायोटिक का वो तोड़ निकाल लेगा। ठीक है, या फिर म्यूटेट कर जाएगा। अब इससे होता क्या है कि कभी कभी देखिएगा कि आप मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन आपकी बीमारी वो कंट्रोल नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है वो जो भी उसका वायरस बैक्टीरिया है। तो इससे क्या होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से, कि ट्रीटमेंट फेलियर होते हैं, इलनेस जो होता है वो लॉन्गर हो जाता है, हायर मोर्टालिटी रहता है, और इकोनॉमिक बर्डन तो बनता ही बनता है। वही क्यों होता है, जैसे अब मान लो कि आपको सर्दी खांसी हुआ, ठीक है, तो आइडियली आपको एंटीबायोटिक जो खाना है वो 5 से 10 खाना होता है गोली। ठीक है, लेकिन आप ले कितना रहे हो, 2 खाए, ठीक हो गया, छोड़ दिए। क्या वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से मरा, क्या नहीं मरा। तो हुआ क्या, वो धीरे धीरे जो आप दवा खाए थे ना उससे वो ओवरकम कर गया, जब ओवरकम कर गया तो वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। ठीक है, तो ये ओवर यूज के वजह से या मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के वजह से या पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल के वजह से, ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन जो हो जाते हैं ना, दवा हम लोग लेके खरीद के खा लेते हैं वो वाला, और लाइफ स्टॉक में जो एंटीबायोटिक यूज होते हैं उसके वजह से ये हो जाता है। ठीक है, अब इंडिया का कुछ प्लान है, इंडिया अडॉप्ट करा नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर, ठीक है, 2017 में। और ये किससे लाइन मतलब किससे मिल रहा है, तो ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एएमआर से। अब इसमें वही सब बात हो रही है, अवेयरनेस फैलाएंगे, सर्विलेंस वगैरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब इसमें ना कुछ कुछ बैक्टीरिया की बात करी गई है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे इस्चेरिया कोली है, ठीक है, ई कोली भी कहते हैं हम लोग, इससे यूटीआई होता है, स्पेसिस होता है, डायरिया होता है। और ये थर्ड जेन सेफ्लो एस्पोरिन्स एंड फ्लोरोक्विनोन से ये क्या कर गया है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। ठीक है, फिर एक होता है क्लेबसेला निमोनाई, नाम भी है ना ये सब का, पढ़ने में भी। ठीक है, काउजेज निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, फिर नियोनाटाल सेप्सिस, ऑफन कार्बापेनम रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। ठीक है, फिर सूडोमोनास
एरोजिनोसा है, ठीक है, ये भी मतलब रेजिस्टेंस क्लियर कर लिया है। और एसिनेटोबैक्टर बाउमनी, ठीक है, ये आईसीयू पैथोजन है, ये सीवियर न्यूमोनिया करता है और ये भी मोर ओवर रेजिस्टेंस कर लिया है। तो देखो ये सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, पॉजिटिव में होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन काउज करता है ये, ठीक है। वैसे रट लो, एग्जाम में आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो एक बार आंख के सामने से गुजरा रहेगा कौन ठीक रिफ्लेक्स कर जाए एग्जाम में। फिर इंट्रोकोकस सेप है, ये भी मतलब अपना कर लिया है रेजिस्टेंस। फिर साल्मोनेला टाइफी है या पाराटाइफी कहते हैं जिसको, ये टाइफाइड या पाराटाइफाइड काउज करता है, ये भी रेजिस्टेंस काउज किया है, ठीक है। कुछ कुछ डेटा एंगल है कि मिलियंस ऑफ एएमआर इन्फेक्शन ईच ईयर होते हैं, ठीक है। इंडिया ना अप्रॉक्स अपना 5 to 7% ऑफ जीडीपी ये डिजीज कंट्रोल पे लगाता है, ठीक है। तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा हो जाता है, ये 80 बिलियन के आसपास या पता नहीं, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉलिसी प्रोग्राम है इसमें, बस ये जानो ना कि केरला जो है वाइडली यूज कर रहा है ये एएमआर प्रोग्राम्स को, मतलब ये फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जो कि कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ आया है, ठीक है। अब जो ये हमारा चल रहा है प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट, देखो मैंने इसको चारों को इसलिए कर लिया ना कि ये चारों अभी ना न्यूज में है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तमिलनाडु का लेजिस्लेचर जो है वो केस फाइल करता है, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट केस फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में कि गवर्नर बिल को एसेंट नहीं दे रहे हैं और विदहोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और भेज दे रहे हैं वर्स्ट केस में प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इनलेसली वो बिल को रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा था कि जो लोग पब्लिक के लिए अकाउंटेबल हैं वो एक बिल बना रहे थे और उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है किल कर दे रही थी, ठीक है। इन दोनों को मिला के एग्जीक्यूटिव बॉडी ही कहते हैं, किल कर दे रही थी, ठीक है। तो मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी जो ले आ रही है, जो जनता के प्रति अकाउंटेबल है, उनके बिल को ख़त्म कर दिया जा रहा है, ठीक है, पर्टिकुलरली अपोजिशन वाले स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सब तो इसी के लिए फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट इसका जजमेंट दिया था 8 अप्रैल 2025 को कि नहीं 3 महीने के अंदर देना पड़ेगा। तो कुछ दिन के बाद प्रेसिडेंट अपने पावर्स को यूज करते हुए आर्टिकल 143 के अंतर्गत अपने पावर्स को यूज करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा था कि क्या जुडिशियरी मतलब टाइमलाइन डिसाइड कर सकती है क्या प्रेसिडेंट का, क्या इतना पावर है। तो इसी रिगार्ड में ये सारा गेम चला है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके स्टैटिक पार्ट को देख लेंगे और इसमें पूरा मुद्दा क्या है वो चीज़ों को समझ लेंगे, बस हमारा हो जाएगा इसका परफेक्ट रिवीजन, ठीक है। तो देखो स्टेट लेजिस्लेचर का देखते हैं कि आर्टिकल 168 में यूनिकैमरल या बाई कैमरल हो सकता है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है गवर्नर प्लस हाउस। अब हाउसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि 6 स्टेट टोटल हैं जिसमें कि क्या है स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो 2 हाउस हो जाते हैं। अब देखो आर्टिकल 169 क्या कहता है कि एबोलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय पार्लियामेंट अपॉन स्टेट रिजोल्यूशन, ठीक है। पार्लियामेंट किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है अगर उस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है तो, ठीक है। आर्टिकल 174 कहता है कि सेशन समनिंग प्रोरगेशन डिजोल्यूशन बाय गवर्नर ऑन द एड एंड एडवाइस, याद रखना ये एड एंड एडवाइस, डिले इन समनिंग असेंबली कैन ट्रिगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन। अब देखो आर्टिकल 175 क्या कहता है कि गवर्नर्स एड्रेस एंड मैसेज टू लेजिस्लेचर्स, ठीक है। अब RN रवि जो हैं वो हैं अभी मतलब वहाँ के, ये अभी
शायद हैं, पता नहीं, शायद हैं। तो आर एन रवि क्या करते थे कि तमिलनाडु में जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो लिख के देती थी इनको पढ़ने के लिए, तो अपने से पढ़ देते थे लेक्चर्स को, ठीक है, कुछ कुछ तो करते थे। तो वो लोग इसका रेजिस्टेंस करते थे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 196 से 199 तक, आर्टिकल 196 से 199 तक ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स की बात करी गई है, ठीक है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि मनी बिल्स कैन नॉट बी रिटर्न बाय गवर्नर, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नर के ही प्री परमिशन से वो ले आया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि देखो, सेंटर में भी पार्लियामेंट है जो कि लेजिस्लेशन का काम करती है, ठीक है। स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये भी लेजिस्लेशन का काम करती है। तो अब लेजिस्लेशन के लिए सब्जेक्ट्स क्या होंगे, इसका बंटवारा हो गया है 7th शेड्यूल में, ठीक है। तो इसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, अनकंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और एक रिजर्व लिस्ट जो होता है, मतलब रेसिड्यूरी लिस्ट जो होता है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, उसको सेंट्रल लिस्ट में दे दिया गया है, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। तो इसके पास क्लियर सब्जेक्ट्स हैं कानून बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में कुछ नहीं है, ठीक है, और उस पे भी स्टेट कानून बना रहा है, तो उसको गवर्नर रिजर्व करके भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो वही कहता है बिल आउटसाइड कंपीटेंस लायबल टू बी रिजर्व्ड अंडर द आर्टिकल 200, ठीक है। ये आर्टिकल 200 याद रखना है, इसी के अंदर गवर्नर को पावर्स मिलता है कि वो रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ रिकंसिडरेशन मैकेनिज्म है। एक बार असेंबली जब बिल को पास करती है तो रिटर्न करने के बाद, ठीक है, फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 200 क्या कहता है कि गवर्नर एक्सपेक्टेड टू एसेंट नॉट रिजर्व, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट से ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि वो एक्सेंट दे देंगे, कब, जब दोबारा पास होके आती है तो, ठीक है। लेकिन वो यहीं पे खेल जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उसको प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, और प्रेसिडेंट के बाद पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जा नहीं सकता है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा कि मालिक मतलब उधर से भेज दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो वो भेजेंगे कि नहीं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। अब गवर्नर का देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 153 में ऑफिस ऑफ गवर्नर फॉर ईच स्टेट की बात करी गई है, ठीक है। और इसमें कुछ गवर्नर्स मल्टीपल स्टेट्स को भी गवर्न कर सकते हैं, ये भी पावर है, ठीक है। आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की बात करी गई है, जो कि वेस्टेड है गवर्नर में, ठीक है। लेकिन जो एक्सरसाइज होती है ना, ठीक है, वो बेसिकली ऑफिसर्स के द्वारा होती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये सेरेमोनियल बात है, ठीक है। एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ठीक है। आर्टिकल 163(1) क्या कहता है कि गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस, ठीक है। किसके एड ऑन एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो पर्टिकुलर स्टेट के, एक्सेप्ट वेयर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली ग्रांट डिस्क्रिशन। तो इनका डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ है, यही 200 में है, ठीक है। डिस्क्रिशन नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 200, जैसे कि 371 और एच तक दिया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ है 200 आर्टिकल नंबर 200 में देखोगे तो बिल्स पे ये अपना एसेंट दे सकते हैं, या विद होल्ड कर सकते हैं, या रिटर्न कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल इसमें लिखा हुआ है, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है कि इसी फिक्स टाइमलाइन में देना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर रिजर्वेशन ग्राउंड्स क्या क्या है, मतलब वो जब रिजर्व कर रहे हैं तो उसका क्या ग्राउंड है कि कंट्रावेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्रावेंस कर रहा है, इम्पैक्ट ऑन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, मैटर्स अफेक्टिंग हाई कोर्ट जजेज, इशूज अफेक्टिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, या कन्फ्लिक्ट विथ यूनियन लॉज, या बिल ऑन लार्जर फेडरल क्वेश्चंस। अगर ये सब चीज़ें आती हैं ना, तब वो रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक आता है क्वेश्चन पॉकेट वीटो का, इनको कॉन्स्टिट्यूशनली दिया गया नहीं है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन कब अराइज होता है, जब वो बहुत दिनों तक रखे रह जाते हैं बिना किसी एक्शन के, तो उसको समझा जाता है कि अच्छा पॉकेट वीटो लगाए हुए हैं, ठीक है। एड एंड एडवाइस टेस्ट, ठीक है। ये तो अब आ जाते हैं प्रेसिडेंट पे, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 53 में दिया गया है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पावर होगा वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शंस में देखोगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे ये
रिलाई करते हैं या एक्शन लेते हैं, ठीक है। अब समझो कि सेंटर में अभी के हिसाब से देखोगे तो एनडीए गवर्नमेंट है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट भी इन्हीं के मतलब मेजोरिटी में ये है तो गवर्नमेंट ये है, ठीक है। तो इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिनका हेड होगा कोई तो, ठीक है। जनरली प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अब सपोज करो कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो भी बात का एड एंड एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को वही कहेंगे। तो इनके पास कोई बिल आता है और अगर वो बिल अपोजिशन स्टेट से आया है तो ये कह सकते हैं कि मत दीजिए, ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रेसिडेंट यहाँ बाध्य हो जाते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो अब देखो आर्टिकल 74 है कि प्रेसिडेंट बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट इसमें इनका कोई पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं है। अब देखो आर्टिकल 201 में देखोगे तो रिजर्व बिल पे ये प्रेसिडेंट जो है या तो अपना एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और जब रिटर्न करते हैं तो लेजिस्लेचर के पास 6 महीने का टाइम होता है कि रिकंसीडर करना है कि नहीं उसको, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन नहीं है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ना अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशनल का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये राइट मिला हुआ है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस जो भी आते हैं ना तो ये क्वेश्चंस करते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से प्रोविजन मतलब वो सजेशन लेने के लिए आर्टिकल 143 के अंदर, ठीक है। अब ये बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे, जिसके वजह से क्या होता है, सेंटर स्टेट फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने किसको किसको देख लिया, गवर्नर को देख लिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को देख लिया, प्रेसिडेंट को देख लिया। अभी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो देखो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, ठीक है। जो आर्टिकल 13 1 एंड 2 याद होगा आपको, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जुडिशियल रिव्यू का पावर यहीं से आता है उसको, ठीक है। तो अब इसमें कहता है 32 और 226 में कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक्सीड्स मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को कोई भी एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 131 और 136 क्या कहता है कि फेडरल डिस्प्यूट्स आर अपील्स, ठीक है। ये फेडरल डिस्प्यूट्स एंड अपील्स यूज्ड व्हेन स्टेट वर्सेस सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज। तो ये कहाँ पावर दे देता है, सुप्रीम कोर्ट को देता है कि स्टेट वर्सेस सेंटर का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा, ठीक है। आर्टिकल 142 देखोगे तो पावर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, और इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट बहुत बार खेल जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो मेंस आंसर राइटिंग में लिखते हैं ना कि जुडिशियल ओवररीच, तो हम लोग इस आर्टिकल की बहुत चर्चा करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसको कंप्लीट जस्टिस देने की पावर देता है, ठीक है। तो इससे वो बहुत बार ओवर रीच कर जाता है। एक्सेप्शनल है, नॉट मीन टू रिप्लेस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, ऑल अथॉरिटी मस्ट अपहोल्ड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इवन व्हेन टेक्स्ट इज साइलेंट, ठीक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अपहेल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर भी इनको पावर मिल जाता है, जैसे फेडरलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फिर सेपरेशन ऑफ पावर है। ये सब रिस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंशियल ओवररीच को, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फेडरल कंटेक्स्ट में देख सकते हो कि फेडरलिज्म क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 200 और 201 मस्ट बी एक्सेप्शनल केस नॉट डिफॉल्ट, ठीक है। गवर्नर इज नॉट एजेंट ऑफ यूनियन, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है। समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ा मतलब यहाँ हो जाता है। अब देखो अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे कि रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स क्या हैं जिसके वजह से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है, ठीक है। तो देखो 8 अप्रैल 2025 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर पे सुप्रीम कोर्ट एक अपना वर्डिक्ट देती है, ठीक है। क्या करती है कि कोर्ट हेल्ड कि गवर्नर कैन नॉट इनडेफिनेटली डिले बिल्स, डिले वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ प्रेजेंटेटिव गवर्नेंस,
ठीक है। डिक्लेयर्ड पॉकेट वीटो अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्हेन इट लीड्स टू पैरालाइजिंग लेजिस्लेचर प्रोसेस। ठीक है। तो इन्होंने इस मतलब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इम्फेसाइज किया कि गवर्नर शुड एक्ट ऑन एड एंड एडवाइज, नॉट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट नैरो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शंस। ठीक है। मतलब एक वो इंडिपेंडेंटली एकदम नैरोली टर्म में कर सकते हैं, एकदम मतलब कहते नहीं कि 1 लाख में एक बार वाला सिचुएशन, वैसा टाइम। ठीक है। ऐसे नहीं कि उसको नॉर्म बना ले रहे हैं हम। stated that returning a bill under article 200 must occur within reasonable time। ठीक है। यही रीजनेबल टाइम जो लगाए ना वही आ गया। लेजिस्लेचर सेकेंड पैसेज मेक्स गवर्नर रोल इसेंशियली फॉर्मल। ठीक है। कि अगर लेजिस्लेचर को मतलब इन्होंने रिटर्न किया था लेकिन फिर से सेकेंड बार भी वो लोग पास करके भेज दिए, तो ये गवर्नर को ना अब एकदम फॉर्मल पोजीशन पे ले आके दे देता है कि ठीक है आपको अब करना ही पड़ेगा, साइन दे करके एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142 यूज करा। ठीक है। इसमें इन्होंने रिकॉग्नाइज करा सुप्रीम कोर्ट ने कि लेजिस्लेचर का सुप्रीमेसी है इन पॉलिसी फॉर्मेशन, गवर्नर इज नॉट पैरेलल पावर सेंटर। ठीक है। क्योंकि पॉलिसी या लेजिस्लेशन करने का पावर लेजिस्लेचर को है, गवर्नर उसमें मतलब पैरेलली नहीं चल सकता है। ठीक है। ठीक है। अब देखो इसमें एक और प्रोविजन था, मतलब हम इसमें लिखना भूल गए हैं। इन्होंने बोला ना कि अगर सेकेंड बार वो करता है तो गवर्नर को 1 महीने के अंदर एंड प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर वो पास करना पड़ेगा। ठीक है। या रिटर्न करना पड़ेगा, कुछ भी तो करना पड़ेगा। ठीक है। ये टाइमलाइन जो दे दिया, उसके बाद कुछ और प्रोविजंस थे इसमें। तो ये जो टाइमलाइन दे दिया ना, इसी पे प्रेसिडेंट ने बोला कि मतलब हाउ जुडिशरी कैन डिसाइड कि प्रेसिडेंट को कितने टाइम फ्रेम में एक्ट करना है। ठीक है। तो उन्होंने रेफरेंस मांगा सुप्रीम कोर्ट से अपने आर्टिकल 143 को यूज करते हुए। ठीक है। तो अभी 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो दिया है। ठीक है। तो कोर्ट बोला कि कैन नॉट इम्पोज फिक्स टाइमलाइंस, मतलब इसमें प्रेसिडेंट ने बोली कि फिक्स टाइमलाइन इम्पोज नहीं कर सकते फॉर गवर्नर और प्रेसिडेंशियल अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। टाइमलीनेस का मतलब क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में बेसिकली। ठीक है। और उसमें एक बात करा था ना कि 1 महीने के अंदर वो अगर रिटर्न नहीं करते हैं तो इसको माना जाएगा डीम्ड एसेंट। मतलब कि मोर ओवर गवर्नर ने अगर 1 महीने में रिटर्न नहीं करा तो उन्होंने एसेंट दे दिया है। ठीक है। तो इसी को इन्होंने ये अभी एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट बोला है कि ये जो डीम्ड एसेंट है ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। ठीक है। जब तक इसको लेजिस्लेशन में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके डाला नहीं जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि एज सुन एज पॉसिबल ये कंटेक्सुअल है, इसको न्यूमेरिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो मतलब यही सब है, उसी में गवर्नर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो सब दिया है। थोड़ा सा मेंस टाइप का ये हो जा रहा है, और आई थिंक यहाँ जितने लोग हैं वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा। तो ठीक है, मतलब आपको अगर चाहिए तो मैं ये पीडीएफ भेज ही दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ डॉक्ट्रिनल का क्लास है, पढ़ सकते हैं आप। मेन जो हम लोग का था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं इसरो वाले पे। ठीक है। थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं। ये सब फुल फॉर्म तो पता ही होगा। ये है कि 15 अगस्त 1969 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इनकोस्पार होता था जो कि 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके मतलब इसरो का ये प्रीडिसेसर था। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। पेरेंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, प्रधानमंत्री के अंदर आता है। फाउंडिंग आर्किटेक्ट कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। अभी के चेयरमैन कौन है? वी नारायण है। ठीक है। इसके पहले एस सोमनाथ थे, और उसके पहले के सिवान थे। ठीक है। तो ये सब आपको याद ही होगा। वी नारायणन है अभी। ठीक है। और मेजर लॉन्च साइट कहाँ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। व्हीकल्स मेजर क्या है? PSLV, GSLV, LV-M3, मार्क 3 वगैरह। ठीक है। फिर नेविगेशन सिस्टम है जैसे नाविक, IRNSS एंड गगन। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को, इसी दिन स्पेस डे भी मनाते हैं हम लोग। ठीक है। आदित्य L1 6 जनवरी 2023
24 को L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पे अपना पोजीशन ले लिया था। स्पेस डॉकिंग कैपेसिटी स्पार्डेक्स मिशन के अंदर अचीव कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद जो ये CE-20 की बात चल रही है ना, क्रायोजेनिक इंजन 20, मतलब बेसिकली एक इंजन है, ठीक है, जो कि मतलब इसमें प्रोपेलेंट यूज करता है लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन को, ठीक है। और इसका थ्रस्ट याद रखिएगा कि 19 से 20 टन है, ठीक है, 19 से 22 टन तक ये कर सकता है। और जो ये गगनयान में जाने वाला है उसका ये एक इंजन है, उसका भी इंजन है, ठीक है। बाद बाकी तो ठीक है। अब देखो, हम लोग ऊपर आर्टिकल में देखे थे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबर्स इसमें 2025 के अकॉर्डिंग कौन कौन है? चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस। ये ईरान और बेलारूस इस बार शामिल हुआ है, ठीक है, 2025 में या 24 में, आई डोंट नो। हाई हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग में है, चाइना। इसका एक कह सकते हो आप, एक इसी में एक और इंस्टीट्यूशन है, रैट्स, ठीक है, एंटी टेरर बॉडी है इसका, ताशकंद उज्बेकिस्तान में हेडक्वार्टर्ड है। 2001 में इसको फाउंड किया गया था संघाई 5 के नाम से। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर कब बने? 2017 में, ठीक है। G7 में देखोगे कौन कौन है? US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, ठीक है। हाँ, 2025 का G7 समिट कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। क्या नाम था? कनानी स्काइज, अल्बर्टा में। और फोकस यूक्रेन, ट्रेड, क्लाइमेट, ठीक है। ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस है, ब्लॉक ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी या ग्लोबल साउथ। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? तो ब्रिक वाले थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। न्यू मेंबर्स जुड़े हैं इसमें, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया हट गया, ठीक है। 17th ब्रिक समिट 2025 वाला कहाँ हुई है? रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में, 6 से 7 जुलाई 2025 को हुई थी। थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और यहीं पे रियो डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट हुआ था। एशियान क्या है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 1967 में हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। मेंबर्स कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। एक बार देख लेना, बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और 2025 में तिमोर लिस्ट से जुड़ा है। आरसीईपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो आरसीईपी में टोटल 15 मेंबर्स हैं। देखो, एशियान के 10 प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। इंडिया इससे निकल गया था। इंटर्ड इनटू फोर्स 1 जनवरी 2022 में, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को बना था, मराकस एग्रीमेंट से, ठीक है। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होता था गैट, 1947 में बना था, उसी के बाद इसको बनाया गया WTO को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं? 166। कोर फंक्शन वगैरह, हाँ। रिसेंट हाईलाइट देखोगे तो फिशरीज सब्सिडीज अग्रीमेंट आई है 2025 में। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1995 को बना था, यूएन चार्टर के अंतर्गत। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है, मेंबर 193 हैं। और इसके ऑर्गन्स हैं कुछ कुछ, जैसे कि यूएनजीए है, यूएनएससी है, इसोकॉस है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सेक्रेटरीट है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है। इसको इनएक्टिव कर दिया गया है। अब देखो, इस बार ना एक G2 आया है, ठीक है, बुसान समिट के बाद, मतलब यूएसए एंड चाइना का। अभी ये ऑफिशियली ऐसा कोई ब्लॉक बना नहीं है, बट ठीक है, इसी बैनर के अंदर वो लोग मीट करे थे। तो इनफॉर्मल आइडिया ऑफ अ US चाइना ग्रुप ऑफ 2 मैनेजिंग ग्लोबल इशूज। स्टेटस क्या है? कंसेप्चुअल है, अभी फॉर्मल नहीं आया है। ये बुसान समिट 2025 में मिले थे लोग। ये बुसान समिट APEC जो मीटिंग चल रही थी बुसान में, ठीक है, उसी के साइडलाइंस पे ये लोग मिले थे, ठीक है। फिर देखो, 10th आवर ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 बुसान में ही हुआ था। इसका कुछ थीम था कि आवर ओशन आवर एक्शन, ठीक है। फिर G20 हम लोग को पता है, इनफॉर्मल फोरम ऑफ 90 कंट्रीज प्लस यू
अब एक अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है, ठीक है। तो ये G21 अप्रॉक्स हो गया है, हाँ परमानेंट, ठीक है। अब देखो हम लोग ना 2-3 को देख लेते हैं क्योंकि इस तीनों से ना क्वेश्चंस आ रहा है। जैसे इस बार इसमें बीपीएससी प्रीलिम 71st में पूछा था इसमें, ठीक है। यूपीएससी में भी पिछली बार पूछा था, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो 18th G20 समिट, 18वें नंबर का कहाँ हुआ था? इंडिया, न्यू दिल्ली में, ठीक है। थीम क्या था? वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन निकल के आए थे 100% कंसेंसस के साथ। अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया गया था। इसमें दो वो बने थे, मेजर अलायंस बने थे कह सकते हो कि, या इनिशिएटिव्स, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एंड आईमेक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इजराइल एंड गाजा वॉर, पैलेस्टीन वॉर के वजह से ये थोड़ा सा पेंडिंग में चला गया है, लेकिन ये बहुत रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। 19th G20 समिट रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ 24 में, ठीक है। इसका क्या था? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानिट, ठीक है। की आउटकम क्या निकला? कम्बैटिंग हंगर एंड पॉवर्टी, रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एसडीजी एक्सेलरेशन, एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी न्यूट्रल क्लाइमेट ट्रांजिशन एंड सपोर्ट फॉर ग्लोबल साउथ फाइनेंसिंग। G20 समिट 20th नंबर कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, मतलब हो रहा है अभी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अभी मोदी जी इधर ही गए हैं अटेंड करने, तो इसको ध्यान रखना है। थीम क्या है? सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रायोरिटीज वही सब चल रहा है, डेफ्ट रिलीफ, क्लाइमेट रेजिलियंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्लोबल साउथ वॉइस वगैरह वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट समिट कहाँ होने वाला है? यूएस में है, मियामी फ्लोरिडा, यूएसए, ठीक है। देखो 2009 के बाद यूएस पहली बार इसको होस्ट करने वाला है। अच्छा, इसमें कुछ को और भी इंटिटीज़ थे, जैसे सीपेक की बात करी गई थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। देखो ये हमारे लिए बस इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पीओके से होके गुजर रहा है, तो इसलिए हमको इसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, बाद बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और बलूचिस्तान ग्वादर पोर्ट पे ये कनेक्ट कर रहा है। एडीबी को देखोगे तो रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में आया था, मनीला फिलीपींस में है, 68+ मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया में भी देखोगे कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ये फाइनेंस करता है, ठीक है। पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट। एक बगरम एयरबेस की बात चल रही है, लोकेशन याद रखना, अफगानिस्तान में है। वैसे ये बागरम एयरबेस जो है ये बहुत न्यूज में रहा था, काबुल के पास में है। यूएस नाटो का लार्जेस्ट एयरबेस हुआ करता था ड्यूरिंग अफगान वॉर, ठीक है। यूएस विड्रॉल जब हुआ तो यहीं से यूएस निकला था अपना सारा सामान लेके, ठीक है। अभी को यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं इसको रीगेन करने का, ठीक है। लेकिन तालिबान गवर्नमेंट अभी जो वहाँ है वो रिजेक्ट करते रहे इस डिमांड को, ठीक है। तो देखो आज हमारा इतना ही था, ठीक है। अच्छा खासा आज हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया। तो इसका जो क्वेश्चन होगा ना एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है, वो मैं अगले वीडियो में ले आऊँगा, दूसरे वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हो। बाद बाकी कल मिलते हैं कल के टॉपिक्स के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।